हेलो स्टूडेंट, मैं महेश पोरवाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। उसके अंतर्गत हमने देखे थे ब्लड, उसके जो दो भागों में उसको डिवाइड किया था, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स। उसके बाद हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था। क्या होती है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था हमारा हार्ट के बारे में मैंने 2 बार आपको रिवीजन भी करा दिया। काफ़ी टफ थे उसमें, जो उसकी लैंग्वेज है हार्ट के चारों ओर क्या होता है, ये उसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, नीचे वालों को क्या बोला जाता है, आलिंद नीलई। हार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उससे संबंधित डिसीज़ जो उसमें विकार उत्पन्न होती है वो भी हमने देख लिया था। तो आज करते हैं हम स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आज स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग सब डालिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको बोला जाता है हिंदी में पाचन तंत्र। क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र क्या है? हमारे द्वारा खाया गया भोजन, उसको छोटी आंत या किसी हमारे जो बॉडी है उसके किसी पार्ट के द्वारा पचा गया पूरा भोजन, और उसके द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है, और उसको बाहर निकालना जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंतर्गत बनता है, पूरा शुरू से लास्ट तक, जिन हम खाने से लेकर जो हमारा वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने तक पूरा, किसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। इसकी स्टेप होती है, ठीक है। तो इसकी स्टेप देखते हैं कौन कौन से इसकी स्टेप है। तो इसकी स्टेप देखिए, इसके स्टेप कौन से? सबसे पहले हम क्या करेंगे? भोजन का अंतःग्रहण करेंगे। भोजन का क्या करेंगे? अंतःग्रहण। तो नंबर 1 पे लिखिए अंतःग्रहण। अंतःग्रहण नंबर 1 पे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? जैसे हमने खाना, एक जो हमारा रोटी की जो एक वो होती है, उसको मुंह में रखना ही हमारा अंतःग्रहण है। अभी उसको पाचन नहीं करना, अभी उसको चबाना नहीं है, उसके सेकंड वाली स्टेप पे हम आएंगे तब चबाना, ठीक है। अभी उसको मुंह में रखे रहना, अभी नहीं चबाना उसको। अभी अंतःग्रहण किया उसके ओनली, ठीक है। अब पाचन करेंगे। तो अंतःग्रहण के बाद क्या करेंगे हम? पाचन। अब करना है उसका पाचन, ठीक है। उसका पाचन, पहले हमने अंतःग्रहण किया, उसके बाद पाचन किया, उसके बाद अब पाचन तो कर लिया, उसका अवशोषण भी करना जरूरी है, नहीं अंदर लेना भी उसको जरूरी है। उसके बाद आएगा हमारा अवशोषण। अवशोषण करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलेगी। अब अवशोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अवशोषण किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी छोटी आंत के अंदर ऐसी हंसाकार एक पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम विली। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको? विली। इसके द्वारा यहाँ से जब फूड निकलता है, जब इसका पाचन होता है, तो इन विली के द्वारा, जो छोटे आंत में पाई जाती है, इन विली के द्वारा इस फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया अवशोषण। उसके बाद आएगा हमारा स्वांगीकरण। 4th स्टेप पे कौन सा आएगा? 4th नंबर पे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अब आपको ये एक नया लग रहा होगा कि सर स्वांगीकरण क्या होता है? ये स्वांगीकरण क्या होता है? तो हमारा जो ब्लड है, जो हम ब्लड में जो हमारा फूड है, जो हमारा फूड होता है, उसका ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलना ही हमारा स्वांगीकरण कहलाता है। अब ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ विली के नीचे इस टाइप से ब्लड कार्पस्कल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती है। इनके द्वारा ही जो हमारा फूड है वो ब्लड प्लाज्मा में जाता है, और यहाँ से हमारे जो
फूड है उसका अवशोषण किया जाता है, जो पूरे ऑल बॉडी पार्ट में जाता है। उसके बाद 5th नंबर पे कौन सा आएगा? मल त्याग। मल त्याग क्या होता है? ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में, जिनको हमारी बॉडी की आवश्यकता नहीं है, उनको कहते हैं मल त्याग। जिनको हमारी बॉडी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उनको बोला जाता है मल त्याग। ठीक है दोस्तों, आसन में सबसे पहले हम भोजन के क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद उसको पाचन करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पाचन, उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, उसका स्वांगीकरण किया जाता है। उसके बाद मल त्याग जिसको हमारे शरीर, हमारे बॉडी को जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती उनको मल त्याग कहते हैं, वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके कितने पार्ट है? इसके हम पार्ट देखेंगे। कौन कौन से हार्मोन है, कौन कौन से ग्रंथि है जो पाचन में सहायक करती है। ठीक है, और जो हमारा भोजन है, इसके बाद कौन कौन सी स्टेप आती है जिससे हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो वहाँ तक जाने के लिए कौन कौन से पहले स्टेप आती है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा यहाँ पे, इसको कोई दूसरे पेज पे लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ डालिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम रहने दीजिएगा। इसके 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे डालिए एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको हिंदी में बोला जाता है आहार नलिका। एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोला जाता है? आहार नलिका। और इनको बोला जाता है पाचन ग्रंथि। कौन कौन से ग्रंथि है जो हमारे पाचन में सहायक करती है? जो आहार नाल, जो हम ना भोजन खाते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप आते हैं, कहाँ से होकर हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, वहाँ से बड़ी आंत में जाता है, वो स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल, जो आहार नलिका है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 9 मीटर या 33 फीट। कितनी? 9 मीटर या 33 फीट इसकी लेंथ लिखेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? तो लिखिएगा 9 मीटर या 33 फीट। कितनी हो गई? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हाईलाइट करके। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 9 मीटर या 33 फुट इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पहला नंबर पे लिखिए माउथ कैविटी या बकल कैविटी जिसे बोला जाता है। तो नंबर 1 पे लिखिए माउथ कैविटी। माउथ कैविटी क्या होता है? जिसमें हमारी टंग होती है, जिसमें हमारा टीथ होता है, जिसमें हमारी ये जबड़ा है, इसको जिसके अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है? माउथ कैविटी। ठीक है, इसको बोला जाता है माउथ कैविटी। ऐसे में यहाँ तक आपको, जिसमें हमारी क्या होती है माउथ कैविटी में? सैलाइवरी ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, जो लार ग्रंथि होती है हमारी सैलाइवरी ग्लैंड, जो लार ग्रंथि होती है वो माउथ कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। हमारे इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं? जो हमारे टीथ होते हैं, जो टंग होती है, जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारी जीवा होती है, वो माउथ कैविटी के अंतर्गत आती है। सेकेंड स्टेप पे माउथ कैविटी के बाद जो मुंह से, उसके बाद कहाँ पे जाएगा हमारा पचा हुआ भोजन? इजियोफेगस में। कौन सा? इजियोफेगस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्रास नली। यहाँ पे वो साइलेंट है। ठीक है, इसको बोला जाता है इजोफेगस ग्रास नली। जो हमारा पचा हुआ भोजन कहाँ पे जाएगा? उसके बाद मुख से इजोफेगस ग्रास नली के अंतर्गत जाएगा। यहाँ से इसकी लेंथ पूछी जाती है कि इजोफेगस की लेंथ कितनी होती है? तो आप लिखिए 25 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना कि इजोफेगस का एक अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे लिखिए आप, इसका एक अन्य नाम है
फूड पाइप। क्या कहा जाता है इसको? फूड पाइप। ठीक है, आए यहाँ तक। इज़ोफेगस के बाद हमारा जो खाना है, पचित हुआ भोजन कहाँ पे जाएगा? उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखिए स्टमक। जो हमारा स्टमक आमाशय होता है, स्टमक आमाशय। स्टमक के बाद इज़ोफेगस के बाद हमारा पचित हुआ भोजन जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा? स्टमक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा खाना है कितने कुछ देर के रुकता है, तो कितनी देर के लिए रुकता है? तो लिखिए 4 to 5 आवर के लिए हमारा खाना यहाँ पे रुकता है। और एग्जाम में यहाँ से एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसका आकार होता है, आमाशय का आकार, आमाशय का आकार किस टाइप से होता है? तो जे शेप्ड में होता है। कैसा? जे शेप्ड का इसका आकार होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आमाशय का जो आकार होता है, जो इसका शेप होता है वो किस टाइप से होता है? जे शेप्ड का इसका आकार होता है। थर्ड नंबर पर हो गया। और फोर्थ नंबर पर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा फोर्थ नंबर पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है छोटी आंत। छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। इसकी एग्जाम में इसकी लेंथ पूछी जाती है कि इसकी लेंथ कितनी है? तो लिखिए इसकी लेंथ 6 से 7.5 मीटर। कितनी होती है इसकी लेंथ? 6 से 7.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 6 से 7.5 मीटर। ठीक है, अब आप सोचोगे सर दोनों आ गए तो ऑप्शन में, सर वहाँ पे एग्जाम में दोनों आ गए तो ऑप्शन है वहाँ पे, तो हमारा आंसर वहाँ पे यदि आपके दोनों आ गए तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? 7.5 मीटर को आप वहाँ पे प्राथमिकता देंगे। इसको वहाँ पे टिक करके हमको आना है। ठीक है, अब यहाँ छोटी आंत की बात हो गई। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं। छोटी आंत के कौन कौन से? इसके भी दो भाग होते हैं, इलियम एंड ड्यूडेनम। इलियम एंड ड्यूडेनम। ठीक है, यह लिख लिया आपने। आ रहा ना आपको समझ में कि सबसे पहले जो हमारा मुख है उसके पहले हम अंतःकरण करेंगे ना, तो पहले सबसे पहले हमारा जो भोजन है सबसे पहले मुख में जाएगा, जहाँ पे लार ग्रंथि उसमें भोजन में मिल जाएगी, जिससे भोजन हमारा चिपचिपा हो जाएगा, लुगदीदार हो जाएगा, जिससे उसको अंदर जाने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे जब खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ी लार मिल जाती है सेरेविक ग्लैंड से, जो लार निकलती है तो भोजन को चिपचिपा लुगदीदार बना देता है। ठीक है, जिससे हमारा उसको पचाने में आसानी होती है। उसके बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन कहाँ पे जाता है? ग्रास नाली में, इज़ोफेगस में, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, जिसका अन्य नाम कौन सा है? फूड पाइप। उसके बाद कहाँ पे जाता है हमारा पचा हुआ भोजन? स्टमक में, जिसको बोलते हैं आमाशय। इसका आकार कैसा होता है? जे शेप्ड का होता है, और यहाँ पे जो हमारा खाना है 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन जाता है, जिसकी लेंथ होती है 6 से 7.5 मीटर। ठीक है, इसके भी दो भाग हैं, इलियम एंड ड्यूडेनम। इसके बाद आता है 5th नंबर पे सिकम। 5th नंबर पे ये लिख लिया ना आपको, ठीक है, नोट डाउन करते चलना। उसके बाद लिखिए आप सिकम। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मध्य में बीच एक भाग होता है जिसको बोला जाता है सिकम। क्या बोला जाता है? सिकम। ठीक है, ये 5th नंबर का है। अभी सिकम को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। उसके पहले हम देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत इसको बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। इसके लेंथ लिखिए आप कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? तो 1 से 1.5
मीटर इसकी लेंथ होती है। बट हम इसको प्राथमिकता किसको देंगे, 1.5 को एग्जाम में आया तो, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 1.5 होती है, ये 1 को हटा दीजिए बनी, 1.5 इसकी लेंथ होती है। इसके भी दो भाग होते हैं बड़ी हाथ के, कोलन एंड रेक्टम। क्या हो जाता है इसका, कोलन एंड रेक्टम। इसके भी दो भाग है, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है दोस्तों। अब ये सीकम क्या है, सीकम को मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं। आया ना यहाँ तक समझ में आपको। अब सीकम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि सीकम क्या होता है। जिस टाइप से ये हमारा पेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। आ रहा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके मध्य में आने वाला भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मध्य में आने वाला भाग क्या कहलाता है, सीकम। क्या कहलाता है दोस्तों, सीकम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, जो उभरा हुआ उभयतल एक भाग दिखाई दे रहा, इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम लिखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपने सुना होगा अपेंडिक्स का नाम, ठीक है। जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है तो बीच में एक रास्ता होता है, रास्ता पड़ता है, इसको बोलता है हम सीकम। जब हमारे से यहाँ से जो फूड है उसके जब मॉलिक्यूल आते हैं तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल रह जाते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे ये सड़ जाते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे यहीं पे सड़ जाते हैं, जिसके कारण इसके आसपास के जो इसका आसपास का जो हिस्सा होता है इसमें काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है हमको, ठीक है। और इस तरह से यहाँ चोक हो जाता है, यहाँ पे जितना भी फूड है यहाँ पे चोक हो जाता है, और इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपेंडिक्स बन जाता है, जिसके कारण तो इसको निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स को यहाँ से काट दिया जाता है, इस टाइप से। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता होगा, आपने देखा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो इस टाइप से अपेंडिक्स को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप के मन में सर क्वेश्चन आएगा कि सर क्या अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया तो हमारे शरीर पे कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, अपेंडिक्स के निकालने से हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ एक वेस्टिजियल ऑर्गन, एक अवशेषी अंग है, ठीक है। इसके कारण हमारे शरीर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से जो अवशेषी अंग है वो कौन कौन से है, ठीक है दोस्तों। यह होता है सीकम, अपेंडिक्स हो जाती है जिसके कारण। आया समय यहाँ तक। उसके बाद आप देखेंगे हम जो हमारी ग्रंथि होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये कितने प्रकार की होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रंथि हमारे पाचन में सहायक होती है। तो नंबर 1 पे लिखिए सैलाइवरी ग्लैंड, पाचन ग्रंथि पे नंबर 1 पे लिखिए सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो हमारे मुख में स्थित होती है। दूसरे नंबर पे लिखिए लीवर। लीवर भी एक प्रकार का ग्लैंड है, एक प्रकार की ग्रंथि है जिससे पित्त का स्त्राव होता है। उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको क्या होता है पित्त, ठीक है। उसके बाद लिखिए पैंक्रियास। पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास। आयसन में कौन कौन सी ग्लैंड होती है जो हमारे पाचन में सहायक होती है, तो सैलाइवरी, लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत, ठीक है। और थर्ड नंबर पे होती है पैंक्रियास, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनको हम पढ़ेंगे।
जो सेलाइवरी ग्लैंड है उसके बारे में यहाँ पे आप हेडिंग अलग से डाल लीजिएगा, सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, क्या होती है सेलाइवरी ग्लैंड? ये हमारी बकल कैविटी, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? बकल कैविटी, बकल कैविटी कहें या माउथ कैविटी इसको भी कह सकते हैं। बकल कैविटी या माउथ कैविटी में यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, आसन में। उसके बाद यहाँ 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करती है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का एंजाइम का स्त्रावण करती है। कौन कौन से एंजाइम है वो? टाइलिन एंड लाइसोजाइम। कौन कौन से? टाइलिन एंड लाइसोजाइम, टाइलिन एंड लाइसोजाइम। यहाँ पे पी साइलेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट है। टाइलिन एंड लाइसोजाइम जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं, टाइलिन एंड लाइसोजाइम। ठीक है, सेलाइवरी ग्लैंड में कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन एंड लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखिए लीवर। सेकंड नंबर पे आएगा लीवर, तो हेडिंग डालिए लीवर। यकृत ग्रंथि। सेकंड नंबर पे लिखिए आप लीवर, जिसको बोला जाता है यकृत, यकृत ग्रंथि। हेडिंग डालिए। अब लीवर, इसके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेंगे कि हमारे जो शरीर का है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। तो लिखिए सब नोट करके लिखिएगा इसको। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लिखिएगा। कौन सा? आंतरिक अंग। या हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको लिखिएगा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग या ग्रंथि किसको कहा जाता है? लीवर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? लीवर को। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और या ग्रंथि किसको कहा जाता है? लीवर को। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये तो आंतरिक अंग है लीवर, बट शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया? ये होगा हमारा स्किन। कौन सी होगी? स्किन, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारा स्किन हो जाएगा। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगी हमारी लीवर। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। उसके बाद में इसकी लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में? लोकेशन, लोकेशन इसकी लिखिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी, जैसे हमारा ये हम हो गए यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से बना लीजिएगा। मेरे को बनाना तो नहीं आता, बट मैं बना के बता देता हूँ आपको। ये इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे 4 चेम्बर होते हैं, आपको पता है। इस टाइप से मान लीजिए, ये इस टाइप से। इसको 2 भागों में बांटा। हमारे इतना बॉडी पार्ट है, इसको 2 भागों में बांटा। इसको ऊपर वाले, इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। नीचे वाले का जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है एब्डोमिनल। क्या बोला जाता है? एब्डोमिनल कैविटी। या हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? उदर गुहा, उदर गुहा। सर फिर आप नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी बोल रहे हो, तो सर ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसको बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। इसको बोला जाता है हिंदी में वक्षीय गुहा। क्या बोला जाता है दोस्तों? वक्षीय गुहा। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसमें हमारा हार्ट होता है, उसमें वक्षीय गुहा में हमारा जो हमारा हार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी में होता है। जो हमारा लीवर होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में यहाँ प्रेजेंट होता है।
अब इसके वेट की बात आती है, इसका वेट कितना है, तो इसका वेट लिखिए आप, इसका वेट 1.2 से 1.5, कितना 1.2 से 1.5 kg इसका वज़न होता है। 1.2 से 1.5 kg इसका वेट या वज़न होता है। ठीक है, अगर इसकी सेफ्टी की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो इसका आकार किस टाइप से होगा, इसका आकार, तो इसका आकार होता है द्विपाली, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड या द्विपालीय, द्विपाली इसका आकार या बाइलोब्ड होता है। ठीक है, अब जो लीवर होता है उसकी सेल को क्या कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो लीवर की सेल होती है उसको क्या बोला जाता है, तो लिखिए जो लीवर की सेल होती है उसको बोला जाता है हिपेटिक सेल। क्या बोला जाता है दोस्तों, हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल लीवर की जो सेल होती है उसको बोला जाता है हिपेटिक सेल। इसी प्रकार जो लंग्स की सेल है, जो हार्ट की सेल है, जो स्टमक की सेल है, उनको क्या कहा जाता है, तो नोट डाउन करके लिखिए, उनको भी मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। नोट डाउन करते चलिएगा, नोट्स कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो लीवर की सेल को क्या कहा जाता है, जो लीवर के सेल को क्या कहा जाता है, तो लिखिए हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल। ठीक है, हार्ट, इससे संबंधित कौन सा वर्ड होगा, हार्ट से कार्डिक, कौन सा, कार्डिक। जहीं क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में कहीं पे भी कार्डिक वर्ड आ जाए तो हमको समझ लेना है कि वहाँ किससे संबंधित होगा, हार्ट से। ठीक है, हिपेटिक आ जाए तो वहाँ किससे संबंधित होगा, लीवर से। ठीक है, आया दोस्तों समझ में यहाँ तक। उसके बाद लिखिए रीनल, जो हमारा रीनल जो अपेंडिक्स होता है, सॉरी अपेंडिक्स नहीं, जो किडनी होती है, किडनी, किडनी से कौन सा वर्ड संबंधित होता है, तो रीनल, किडनी से संबंधित होती है क्योंकि रीनल कौन कौन सी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, जो हमारी धमनी और सीरा होती है, वो कहाँ पे प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे ब्लड ले जाती है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए किडनी के पास ले जाती है ना, यहाँ पे जो हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, किडनी में तो होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप हिपेटिक हो गया आपका, हिपेटिक हो गया, हार्ट हो गया, कार्डिक, किडनी से रीनल हो गया। उसके बाद लिखिए गैस्ट्रिक, जो हमारा स्टमक होती है, इससे संबंधित रहता है गैस्ट्रिक, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस रहता है वहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, स्टमक से, जिसको हिंदी में बोला जाता है आमाशय, आमाशय। ठीक है, किडनी को बोला जाता है वृक्क, क्या बोला जाता है दोस्तों, वृक्क। हार्ट को हिंदी में बोला जाता है हृदय, और लीवर को बोला जाता है यकृत। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ आपको, आ रहा समझ में दोस्तों आपको, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब लीवर के बारे में वो लिखिए, इससे एक जूस का सिक्रेशन होता है। लीवर, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, लीवर, लीवर अभी हमारा चल रहा है। अब इससे एक जूस का स्त्रावण होता है, एक सिक्रेट करता है जूस को, तो उसका नाम है बाइल जूस, बाइल जूस, जिसको बोला जाता है पित्त रस। क्या बोला जाता है दोस्तों, पित्त रस। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लीवर से। कहाँ से, लीवर से हमारा पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है। अब इसका स्त्रावण तो पित्त रस लीवर से होता है, बट इसका संग्रह कहाँ होता है, इसका संग्रह कहाँ होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस का स्टोर लिखिए आप। बाइल जूस का जो स्टोर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे दोस्तों, गॉल ब्लैडर,
गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पित्ताशय। क्या बोला जाता है दोस्तों? पित्ताशय। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर, इसका संग्रह किया जाता है, संग्रह। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि बाइल जूस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो लीवर से, बट इसका संग्रह, बाइल जूस का संग्रह कहाँ पे होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में इसका संग्रह या स्टोर इसको किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? उसके बाद कौन सी आती है हमारी? लीवर कंप्लीट हो गया, लीवर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था पैंक्रियास। पैंक्रियास। अब बाइल जूस जो होता है इसमें दो तरह के सॉल्ट होते हैं। जो हमारा पित्त होता है ये क्षारीय होता है, इसमें सॉल्ट होता है। कौन कौन से? दो सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कौन कौन से? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो लिखिए कौन कौन से नंबर 1 पे? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और सेकेंड नंबर पे लिखिए बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इससे दो एंजाइम का इसमें पाए जाते हैं बाइल जूस में। ठीक है, इसमें बाइल जूस में दो प्रकार के जो पित्त लवण होते हैं वो पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का, तो इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है बाइल जूस का? तो बाइल जूस का लिखिए, हमारे शरीर में जो वसा, यहाँ जो हमारा बाइल जूस है यह वसा को तोड़ने का काम करता है। जो हमारी फैट होती है, जो हमारी वसा होती है, इसका इमल्सिफिकेशन करने का यहाँ पे कार्य किया जाता है बाइल जूस के द्वारा। वसा का इमल्सिफिकेशन, जो उसको तोड़ना उसको बोला जाता है, उसका कार्य किया जाता है बाइल जूस के द्वारा। जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है, उनका येलो कलर, जो हमारे वेस्ट मटेरियल में होता है ना, उसका येलो कलर किस कारण से होता है? तो दोनों जो हमारे जो सॉल्ट होते हैं जो बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होते हैं, इनके कारण ही हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका येलो कलर इन्हीं के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के कारण होता है। और जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारा मूत्र होता है, उसका येलो कलर किस कारण से होता है? तो लिखिए, यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो लिखिए यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण हमारे जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसका कलर येलो कलर यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? यहाँ तक आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हमारा एक और बचा अभी पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास अभी हमारा बचा है, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा यहाँ पे हमारा। ठीक है दोस्तों, जिसने भी अभी तक पहली वाली क्लास जहाँ पे हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, पहले जाके वो लेक्चर देखे। ये हमारा 13वां लेक्चर है, इस यहाँ पे अभी सुबह अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जिसको भी मैथ्स, हमारा मैथ्स भी साथ साथ चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है, हिस्ट्री भी चल रही है एंड इंग्लिश भी साथ साथ चल रही है। जिस स्टूडेंट को भी पढ़ना है मैथपुर चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ्स, हिस्ट्री और जो हमारे इंग्लिश की क्लास है वो साथ साथ चल रही है, तो उनको भी पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही है। हमारी जो रेलवे की एग्ज़ाम है 28, आपको पता होगा, जो हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, उसमें कितने नंबर का साइंस आता है? 20 नंबर या 25 नंबर का हमारा यहाँ पे साइंस का पोर्शन आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए साइंस स्टार्ट की है। और मैथ्स तो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे हमारा अहम रखाता है मैथ्स। ठीक है, तो जल्दी जाइए और मैथपुर चैनल पे आप सब ऑल क्लास देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।